नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर देख रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको यूनिट बताया था। तो उसमें हमने जो है जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके थे तो वो हमने पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग इसमें एक्स्ट्रा फालतू का चीज़ नहीं देख रहे हैं, जो एग्जाम से रिलेवेंट आपके रहते हैं तो वही हम लोग इसमें कवर करते चल रहे हैं। तो अभी तक देखिए हमने इसके लगभग 4 लेक्चर्स कवर कर लिए और 2 चैप्टर आपका इसका कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं सारे लेक्चर्स को। और इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट जो है हमने वीडियो बना दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके बाय आप लोग कर सकते हैं। और बाकी जो केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का है तो इसका भी हम आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग इसको तैयारी कर सकते हैं आप लोग, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ पोर्शन बचा हुआ है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग अपना तीसरा चैप्टर देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको दूसरे चैप्टर में आपको बताया था एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होती है। तो देखिए एटम मैंने आपको बताया था कि ये एलिमेंट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि जिसको हम लोग और फर्दर इसको और ब्रेक नहीं कर सकते इसमें कोई फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके। तो देखिए जो एटम्स होते हैं तो इसके जो स्ट्रक्चर भी होते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत सारे थ्योरी दिए गए थे बहुत सारे सिवरल साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसमें देखिए जो शुरुआती हुआ था 1803 में जॉन डाल्टन ने जो थे, इन्होंने पहली जो एटॉमिक थ्योरी थी इन्होंने propound किया था। तो इनके अकॉर्डिंग जो कि ये थ्योरी दिए थे इन्होंने कि जैसे जो एटम है तो वो इनडिविजिबल होता है, यानी कि इसको हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते, यानी कि अभाज्य होते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था एटम्स के बारे में जो जिन्होंने थ्योरी जो दिया था, तो ये अप टू 19th सेंचुरी के इन तक ये प्रीडोमिनेंट रहा था। लेकिन देखिए बाद में बहुत सारे जो हैं एटम्स के मॉडल आए और एटॉमिक थ्योरी भी आए और ये प्रूव कर दिया गया बाद में कि जैसे जो एटम्स है तो ये डिविजिबल है। और पहले क्या किया गया था कि इनडिविजिबल थे। लेकिन लेटर में बहुत सारे एटॉमिक थ्योरी आए जिन्होंने बताया कि जो एटम है उनको हम डिविजिबल कर सकते हैं और उसके साथ में एटम के जो उनके अंदर में एक डिफिनिट इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन और कंपोजिशंस होती है। तो ये सारे चीज़ जो है लेटर ऑन स्टेज में ये पता चला। अब देखिए एटॉमिक मॉडल्स में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना जैसे कि अपना अपना थ्योरी दिया था। तो जिसमें कि जो अधिकतर जो फॉलो किया गया था उसमें रदरफोर्ड मॉडल का और बोस मॉडल का, इन्होंने बहुत सारा जो थ्योरी इन्होंने दिया हुआ था। तो ये चीज़ इन्होंने कंफर्म किया था कि जैसे एटम जो है तो वो उनके अंदर में जो है बहुत सारी चीज़ नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल जो एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर में। तो वो माइक्रो पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है इन्होंने बताया था कि ये सारे कंपोज्ड होते हैं एटम्स के अंदर में। तो ये क्या क्या थ्योरी दिया गया था, तो इसमें हमको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसमें जो मेन है इसमें रदरफोर्ड मॉडल का, तो ये हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आता आया है, आपका आया भी है और आगे भी आएंगे भी एग्जाम में आपके। तो देखिए इनका जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो भी एटॉमिक मॉडल दिए थे इन्होंने, तो उनमें से जो सबसे जो यानी कि जो मोस्ट जो था सब लोगों ने जाना इसके बारे में, तो इन्होंने ये जाना इसमें कि जैसे जो एटम्स है तो उसके अंदर में जैसे देखिए क्या होता है कि एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है और न्यूक्लियस जो है तो उसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं को न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स भी बोली जाती है। और इनके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो अपना जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ये जो रिवॉल्व करते रहते हैं ये, तो इनका एक बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसके और फर्दर सब सेल्स होते हैं, तो उनमें एक डिफरेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दिया गया था जो कि एटम्स के ये सारे जो मॉडल्स थे सभी के। तो ये हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मेजरली आपको इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको रदरफोर्ड मॉडल जो है इन्होंने क्या दिया था और क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बस देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं तो ये एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ये कि जिनको हम फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन का और एक्सपांड करते हुए आपको हम बताते हैं कि एटम जो होते हैं तो ये एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कि जो कि केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ये नहीं करते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप लोग इसको याद रखना। और वही मॉलिक्यूल जो है तो मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं कि जैसे एलिमेंट और कंपाउंड का ये भी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कि जो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन ये
केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये दोनों में अंतर आपका यही है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। अब जैसे एटम जो है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वहीं एटम जो है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, ये देखिए यहाँ पे जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ये नहीं करेगा एटम, लेकिन जो मॉलिक्यूल है तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ये करती है। तो ये दो चीज़ आपको डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी जेईई में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का कौन सा या कंपाउंड का वो कौन सा है कि जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने की जो है कैपेबिलिटी रखती है। तो इसमें देखिए दिया आपका एटम है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है और कंपाउंड है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये कैपेबल होते हैं कि वो अपना जैसे ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये करते हैं। तो जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था कि मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन जो होते हैं तो ये या तो दो या दो से अधिक एटम जब ज्वाइन करते हैं तो आपस में ये केमिकली करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं एटम से। तो मॉलिक्यूल्स देखिए जो एलिमेंट के होते हैं तो ये जैसे कि ये दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि नोबल गैसेज जो होते हैं आपके, जिसमें कि हीलियम, नियॉन, ये आर्गन या फिर और भी जो रहते हैं आपके, तो ये जो होते हैं केवल एक एटम से ही मिलकर ये बने रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो कि मतलब कि जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, तो वो आपके हो जाएगी जिसमें कि आपका रहेंगे ये वाले जो कि जिनमें कि केवल क्या रहेगा, ये मोनो एटॉमिक रहेंगे जो नोबल गैस छोड़ के। बाकी जितने भी और हैं तो वो जैसे कि वो यानी कि मोनो एटॉमिक नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें डाई एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक या फिर और उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके वो बने रहेंगे आपके। तो इस तरीके से देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, लेकिन जो एटम्स होते हैं तो ये कैपेबल नहीं होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। ओनली एक ही केस में होता है कि जो एटम्स होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, तो वो केवल नोबल गैस के केस में, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि जो एटम है नोबल गैस तो वो एक ही एटम से ही है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के फॉर्म वो रहते हैं, तो केवल नोबल गैस ही इसका एक्सेप्शन है इसमें। तो इस तरीके से डेफिनेशन में आपका जो भी पूछा जाएगा यहाँ पे, इसमें सिंस नाम लेके नहीं कहा गया था इसमें कि नोबल गैस के बारे में, तो ऐसे आपको इसमें मॉलिक्यूल्स को टिक करके आना होगा। अब इसमें जैसे नोबल गैस आपका रहता तब उसमें नोबल गैस एटम जो है तो वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियन। अब इसमें देखिए आपसे न्यूक्लियन के बारे में आपसे पूछा गया हुआ है। तो देखिए न्यूक्लियन क्या होती है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। न्यूक्लियन का मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहती है। अब देखिए जैसे कि न्यूक्लियस रहता है तो इसमें आप जानते हैं कि जैसे इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, और साथ में जो पॉजिट्रॉन्स होते हैं तो ये प्रोड्यूस होते हैं रेडियो एक्टिव डिके के समय में, और ये भी न्यूक्लियस में ही जैसे ये होती है। तो इसीलिए जो पॉजिट्रॉन होते हैं तो ये भी प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन में आपसे आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन, कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसमें आपको जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एग्जिस्ट करते ही है, और बाकी जो पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन जो है ये प्रोड्यूस होता है रेडियो एक्टिव डिके के समय में, तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस के बाहर रहती है, एग्जिस्ट करती है, जो कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो रोटेट करती रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है तो ये एक एंटी इलेक्ट्रॉन जो कि एक एंटी पार्टिकल होता है, ये जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन का ही, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे जैसे कि जो एटम्स होते हैं उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। जैसे कि क्वेश्चन आपका इसमें पूछा आता है कि इनकी मास कितनी होती है, या फिर इनका जो चार्ज इन पे कितनी होती है, और उसके बाद इनका डिस्कवरी का किनके द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ आपका इस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। तो देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देखिए ये मास केजी में लिखा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है तो वो है 9.10 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। और वहीं यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो इसकी जो मास होती है तो वो है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होती है इसकी। और वहीं हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी देखिए होती है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है तो इनकी जो मास होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वली होती है। तो ये चीज़ भी आप लोग इसको याद रखना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे रिलेटिव मास की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो रिलेटिव मास होती है
तो ये इसका होता है 5.4 इंटू 10⁻⁴ कूलम। उस तरीके से यहाँ प्रोटॉन का देखिए तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है और न्यूट्रॉन का भी जो है रिलेटिव मास जो 1 ही होती है। तो ये दोनों लगभग लगभग जो है बराबर ही होती है इन दोनों का। और वही देखिए अप्रॉक्सीमेट मास आपका दिया हुआ है ये, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का अप्रॉक्सीमेट जो मास है तो ये होती है इसकी 0, और बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इनकी जो होती है वो 1 1 होती है इनकी। अब देखिए यहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है तो इस पे सिंस सब जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसका चार्ज जो होता है वैल्यू जो होती है तो वो है इसका -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वहीं पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इसकी भी देखिए जो वैल्यू रहती है वो लगभग सेम ही होती है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज होती है +1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो होती है तो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती है। और वहीं पे आपका देखिए जैसे रिलेटिव चार्ज की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होती है, प्रोटॉन पे +1 चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0, क्योंकि ये न्यूट्रल होती है। अब देखिए डिस्कवरी का यहाँ पे भी आप लोग इसको याद कर लेना, तो इसको एक याद करने का सिंपल तरीका है कि ईंट पर नाच। तो ई मतलब आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसका आपका जैसे कि थॉमसन हो जाएगा टी से आपका। तो जो जे थॉमसन है तो इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। फिर अगला देखिए प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जैसे कि इनके जो डिस्कवरी किए थे तो ये गोल्ड स्टील या तो फिर कभी कभी आपको रदरफोर्ड, दोनों ही नाम आपका दिया रहता है, तो दोनों पे भी आप इसको मार्क कर सकते हैं आप लोग। फिर अगला देखिए है न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये सब फैक्ट जो है आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन रहती है तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि ये रोटेट करते हैं एक वेरियस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे कि आप फिगर में आप ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर में जो एक जैसे कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते रहती है। फिर अगला देखिए प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज एक स्टेबल पार्टिकल्स होती है। और जो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये एक न्यूट्रल होती है और अनस्टेबल पार्टिकल्स होती है। तो देखिए स्टेबल पार्टिकल कौन होता है न्यूक्लियस के अंदर में, तो वो आपका प्रोटॉन हो जाएगा, और अनस्टेबल पार्टिकल कौन होती है तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये नियरली इक्वल ही होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दोनों का वैल्यू लगभग लगभग इसका सेम ही होती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, कि जैसे आपने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास इक्वल तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास यदि हम प्रोटॉन के मास से कंपैरिजन करें तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। तो देखिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो होता है 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। तो ये रेशियो आप लोग याद रखना, 1/1837 टाइम्स होती है मास ऑफ प्रोटॉन की। तो ये भी कंपेरिजन आपसे पूछे जाती है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी जेईई में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो न्यूट्रॉन और उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स चैडविक। तो इन्होंने ही है जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो वो लिस्ट आप लोग याद कर लेना उसको अच्छे से। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यानी कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ पार्टिकल जो है कि जिनमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो इनमें जो इनके अंदर में जो चार्ज होते हैं तो वो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जैसे कि 1 रहती है लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ रहती है, और प्रोटॉन में भी 1 रहती है लेकिन इसमें प्लस चार्ज रहती है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू तो सेम है दोनों का, लेकिन जो साइन जो रहते हैं इनके ऊपर में, यानी कि जो अपोजिट चार्ज रहते हैं इनके ऊपर में, तो इस तरीके से क्या आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा पेयर। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया था आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होती है लेकिन न्यूट्रॉन में निगेटिव, ये न्यूट्रॉन में क्या होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होती है, तो ये तो पेयर आपका होगा नहीं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का दिया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को, पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हाइड्रोजन की जो मास होती है, एटम हाइड्रोजन एटम की जो मास होती है तो वो कितना टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो देखिए ये भी आपको बहुत ही आसानी से आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए जो हाइड्रोजन एटम होता है तो इसके अंदर में केवल एक ही प्रोटॉन होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर में, और आप हाइड्रोजन जानते हैं कि ये पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का जिसकी एटॉमिक नंबर 1 होती है। तो जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके
जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें केवल एक ही प्रोटॉन एग्जिस्ट करती है, और इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि के सेल में, यानी कि जो फर्स्ट सेल होती है इसके एटम में, वो एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से देखिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो वो कितना होता है, तो 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो इस तरीके से देखिए जो मास होता है एटम का, तो वो प्रोटॉन के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटॉन का, इस पे जो मास इसका जो हो जाएगा इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, इसका 187 टाइम्स हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और आप जानते भी हैं कि जो मास होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, 1/1837 टाइम्स बराबर होती है उसकी। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये सारे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके। अब आइए हम लोग यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट किया था कि ताकि ये डिटेक्ट करना चाहते थे कि जैसे जो एटम जो है, तो एटम का जिसके अंदर में इनर कंपोजिशन क्या है, या फिर उसके अंदर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसलिए देखिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनको अलग नाम से भी बोला जाता है, जो कि इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, तो वो नाम इनका था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को लिया था जो कि इन्होंने एक गोल्ड फॉइल पे इन्होंने उस पर बॉम्बार्डिंग कराया था। तो उसके बाद जो ये एक्सपेरिमेंट जो कराए थे, तो वेरियस जो भी फिनोमिना या फिर वेरियस जो भी इन्होंने रिजल्ट जो नोट किया, तो वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए इनका नाम जो पड़ा था अल्फा, यानी कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल का जो इन्होंने एक स्कैटरिंग जो कराया था इसमें गोल्ड फॉइल के ऊपर में, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो अल्फा पार्टिकल होती है, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होती है इसके अंदर में, तो जो कि हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा वहाँ पे। बट आप लोग अभी के लिए याद रखना कि जो अल्फा पार्टिकल होता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसमें देखिए इस मॉडल के अंदर में इन्होंने फॉलोइंग कंक्लूजन्स निकाला था। अब जैसे कि इन्होंने जब ये बम्बार्डिंग जब कराया था इन्होंने, तो ये इन्होंने रिजल्ट ये देखा था कि जो एटम है, एटम के अंदर में जो मोस्ट ऑफ जो स्पेसेस है वो क्या होती है, पूरी इम्प्टी है, यानी कि पूरी तरीके से वो खाली जगह है इसकी। क्योंकि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कराया था तो इन्होंने देखा था कि जो ये जो रेस जो जा रहा था अल्फा पार्टिकल का, तो वो बिना डिफ्लेक्ट किए हुए ही जो है ये पूरा पार कर जा रहा था। तो इससे निष्कर्ष इन्होंने ये लगाया था कि जो एटम जो है उसके अंदर में बहुत सारा जो जगह है वो इम्प्टी स्पेसेस है। अब इसके बाद कुछ और जब इन्होंने देखा था कि कुछ रेस जो थे इसमें से वो हल्का सा डिफ्लेक्शन लेते हुए वो डेविएट कर गए थे कुछ एंगल बनाते हुए। और कुछ इन्होंने ऐसा भी इन्होंने नोटिस किया था कि जैसे जो एग्जैक्ट एकदम बीचों बीच जो गया यहाँ पे, तो वो वापस एकदम से क्या हुआ, टर्न हो गया उसी पे, यानी कि पूरी तरीके से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया बिना वो कोई भी एंगल का डेविएशन करते हुए। तो इस तरीके से इन्होंने ये सारा चीज़ पाया कि जैसे एटम के अंदर में एक कोई ना कोई एक चीज़ जो है, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोई है जो कि लोकेटेड है, जिसके चलते ये डिफ्लेक्शन हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या था, इन्होंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ था, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होती है कि वहाँ भी कोई अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तभी तो ये रिपेल कर रही है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये रिपेल तो नहीं करता। तो इसी तरीके से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जैसे एटम के अंदर में कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस जो है इन्होंने डिराइव किया था वहाँ पे। तो जैसे न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये सारी चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो वही सारा चीज़ जो है इन्होंने बताया था। तो देखिए पहला कंक्लूजन इनका क्या था इसमें, कि इन एन एटम देयर इज ए सेंट्रल मैसिव पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो सेंटर में इसके एक जैसे कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है, कि जिसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा चीज़ था इनका कि जैसे जो एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का है, और मोस्ट पार्ट जो है इसका है वो इम्प्टी है। और इम्प्टी इन्होंने कैसे बताया था कि जो ये जो रेस थे तो वो बिना डिफ्लेक्शन के ही जो है ये पार कर गए थे। तो इसी बेसिस पे जो है इन्होंने बताया था कि मोस्टली जो रेस थे वो पार कर गए थे बिना डिफ्लेक्शन के। फिर उसके बाद अगला जो देखिए कि जो साइज होता है न्यूक्लियस का जो है वो बहुत ही स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द एंटायर एटम, यानी कि पूरे एटम कंपैरिजन में जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ही स्मॉल है। तो इसका इन्होंने इस बात से ही निष्कर्ष निकाला था कि वेरी फ्यू जो रेस थे वो जो है बिना, जैसे कि वो पूरी तरह से डिफ्लेक्शन होके आए थे, केवल वो गिना चुना ही जो थे कि वो डिफ्लेक्शन होके आए थे। तो इसी बेसिस पे इन्होंने लगाया था कि जो न्यूक्लियस जो है साइज का, न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए ये बताया था, ये सारे थ्योरी जो है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज।
तो इसमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज नहीं है? तो इसमें देखिए दिया आपका अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, हीलियम न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऑप्शन और आप लोग नहीं भी देखते होंगे तो डायरेक्टली आप इसको मार्क कर सकते हैं। हालांकि देखिए जो इसमें आपका दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जैसे कि ये रदरफोर्ड ने ही एक्सपेरिमेंट में अपना लिया हुआ था, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज होती है ये। उस तरीके से प्रोटॉन होती है तो पॉजिटिव चार्ज तो है ही, और बाकी देखिए जो हीलियम न्यूक्लियस है तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है। तो इस तरीके से आप लोग हर एक चीज़ का आप लोग नॉलेज रखिए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो देखिए ये जो आइडिया था स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि जो ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो ये जो आइडिया था ये जो है किसके द्वारा पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी? तो देखिए ये जो आइडिया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये बोर्स के द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसीलिए क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस जैसे कि आप जानते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो इसी के चलते जो है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली डिटरमाइन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे पहले जो है सक्सेसफुली किसने डिटरमाइन किया था कि जैसे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। तो देखिए ये जो यानी कि सबसे पहले जो किया था तो वो रॉबर्ट मिल्कमैन ने किया था। तो देखिए 1906 में है, इन्होंने सबसे पहले ये डिटरमाइन किया था कि जो वैल्यू होती है चार्ज का इलेक्ट्रॉन का, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिनका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही इन्होंने डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जैसे उसके ऊपर में चार्ज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बस आप लोग ये इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट आपको हम बताते चल रहे हैं तो वो आप लोग याद रखिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स वेयर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो देखिए जो रदरफोर्ड जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया था तो उसमें इन्होंने कौन सा पार्टिकल को जो इन्होंने लिया था जो कि इन्होंने फॉल कराया था, जो कि गोल्ड फॉइल पे इन्होंने, तो उसमें इन्होंने देखिए लिया था अल्फा पार्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इन्होंने अल्फा पार्टिकल को ही, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो उसी को उन्होंने जो है ये उसी के ऊपर ये फॉल कराया था जो कि गोल्ड फॉइल उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा। और हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो वो आपका हम कराते चल रहे हैं। तो वो हम लोग टॉपिक वही चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, बाकी फालतू का चीज़ हम लोग उतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो हम इसी तरीके से जो है केमिस्ट्री का लेक्चर आपका जो है कवर करते चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के लोग ज़रूर शेयर करते रहना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।